पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपके पास इसका पार्ट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस आप पढ़ चुके हैं, जिसमें हम डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी फिर में डिस्कस करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोगों ने इंटीग्रेशंस के रूल वगैरह ये सब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की एप्लीकेशन डिस्कस करनी है। ये आप लोग ना व्हाट्सएप में कर देना फिर जो रहेगी, ठीक है। जो आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं व्हाट्सएप में कर देना। यहाँ पर लेक्चर बार बार डिस्टर्ब होगा। तो आज नया चैप्टर है इंटीग्रेशन, जिसे हम एंटी डेरिवेटिव से भी कॉल करते हैं। यहाँ तो आप एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, इसे इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। इंटीग्रेशन का बेसिक मकसद क्या होता है? उसका ये होता है, अगर आप कैलकुलस में देखें, उसमें ये होता है कि एक्स एक्सिस के अबाउट आपने किसी कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया किसके फाइंड आउट करना है? वहाँ पर आपके पास बाउंड्री पॉइंट गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 2 बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है ना, जिसे ए एंड बी कहते हैं। इसके बिटवीन जो जितना भी आपके पास ये है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, वो आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी डेफिनेशन भी होता है। डेफिनेशन क्या? फाइंडिंग द एरिया अंडर अ कर्व। इसका मतलब ये है कि आपने एरिया फाइंड आउट करना होता है। या आपके पास कोई भी कर्व होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। या तो आप इसकी डेफिनेशन में ये भी ले सकते हैं कि इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन। ये दोनों आप इसकी डेफिनेशन में ले सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या होती है? इसकी एप्लीकेशन की तरफ आएंगे तो आप बेसिकली आपका यही होता है कि अरे हमारा फिजिकल एप्लीकेशन कैसे है? इसकी ज़्यादातर एप्लीकेशन कैलकुलस मोस्टली लाइक करता है हर फील्ड में। जो अगर आप क्या कह रहे हैं चलते फिरते कोई डेफिनेशन मिल जाए तो वो इंजीनियरिंग की फील्ड है या फिजिक्स की फील्ड है। इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं, अगर डैम है उसमें वाटर अगर आपने देखना है कि कितना आप लोग उसकी मिकदार रखें तो उसका वॉल्यूम से आप गेस कर सकते हैं। तो वॉल्यूम जब भी आप किसी डैम का निकालेंगे तो वो विद हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन होगा। अगर आपके पास डेंसिटी गिवन हो तो आप मैथ भी निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ये एग्जांपल आपको फिजिक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप फाइनेंस की फील्ड में देखना चाहें तो आप इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2000 आपने इतनी सेविंग करनी है। टारगेट आपने रखा कि आपने पर मंथ 2000 निकालना है। कोई आपने 2000 अगर सेविंग करनी है किसी चीज़ के लिए तो आप ने देखना है कि मैं पर डे या पर मंथ कितनी सेविंग करूँ कि मेरे पास 2000 आ जाए। तो ये भी आप इंटीग्रेशन के थ्रू बता सकते हैं। काफ़ी एप्लीकेशन है, बायोलॉजी में आपको मिल जाएगी, केमिस्ट्री में भी मिल जाती है इसकी एग्जाम्पल। हम कैलकुलस की तरफ आते हैं तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा कह लें अंडरस्टैंडिंग के लिए इसी डेफिनेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड की है। एक आपके पास इसकी टाइप होती है डेफिनेट इंटीग्रल, दूसरी इसकी टाइप होती है इंडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल सेकंड इसकी होती है डेफिनेशन। इसकी एक सेकंड टाइप है इंडेफिनेट इंटीग्रल। ये दोनों इंटीग्रेशंस के ही टाइप्स हैं। इनका मतलब भी यही होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, या तो आप ये वाली डेफिनेशन ले लें या तो ये ले लें। अब इनको डिफाइन करवाना, डेफिनेशन का जब हमने सपोर्ट करना है कि किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे है और फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व किस सेंस में हम कह रहे हैं। तो इसी वजह से हमने क्या किया, इनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने इसे किया डेफिनेट इंटीग्रल में, दूसरा हमने किया इनडेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट इंटीग्रल में आ जाए। डेफिनेट इंटीग्रल में जो उसकी डेफिनेशन है वो आपके पास होता है फाइंडिंग द एरिया अंडर अ कर्व इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल।
कोई भी कर्व है आपने एरिया फाइंड आउट करना है तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, वो हम डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको ऊपर थोड़ी सी झलक दिखाई थी, यही होता है कि आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्चुअली इंटीग्रेशन की यहाँ से डेवलपमेंट हुई है कि किस तरह से हम एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी आपके पास कर्व है, कोई भी कर्व है। अब मैंने इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है अलोंग एक्स एक्सिस, जिससे मैंने कह दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसके क्या कर लिया, 2 बाउंड्री पॉइंट भी ले लिए, जिससे मैंने a एंड b से कह दिया, ये मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि मैंने a से लेके b के बिटवीन जितना भी एरिया आ रहा है ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मैंने इस वाले पार्ट को a से लेके b तक जितना भी पार्ट है इसको मैंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया इक्वली, यानी कि इसके पैचेस बना लिए। जिस तरह आप सीकेंट एंड टेंजेंट लाइन का ग्राफ बनाया था, ये इसी तरह से है कि यहाँ से मैंने इसके काफ़ी पैचेस बना लिए। ये कॉन्सेप्ट जो कि एडवांस है, इसका नाम होता है पैचेस बनाते हैं, इसकी कैलकुलेशन होती है, इस पर पूरा एक सब्जेक्ट है। एक्चुअली इस मेथड को हम रेमान से डेरिवेशन टैबलेट कहते हैं, यहीं से इंटीग्रेशन डेवलप हुआ है कि जो आपके पास हम लोग जो जिसे यूज़ करते हैं वो ज़रा एडवांस फॉर्म है, इजी फॉर्म है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है, इसकी वजह से हम बता सकते हैं कि इंटीग्रेशन का सिंबल किस तरह से। ये पहले यही चीज़ें चलती थी। ये आपके पास है, ए को हम डेल्टा x1 कह लेते हैं क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया आपके पास डेल्टा x1 हो जाएगा। बी को क्योंकि लास्ट पॉइंट है इसे हम डेल्टा xn कह देंगे। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जिस तरह हमने सीकेंट एंड टेंजेंट ड्रा नहीं किए थे, पॉइंट ड्रा किए थे पी एंड क्यू, ये वही वाला हिसाब है। यहाँ से देखें हम ट्राइंगल बना सकते हैं, अगर हम देखें ये ट्राइंगल बन सकती है। अच्छा, इन ट्राइंगल को हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास वाई एक्सिस में, अगर x1 पर आपके पास वाई एक्सिस में ये बनेगा, अगर आप लास्ट वाले पॉइंट को देखना चाहें तो ये xn बनेगा। तो आपने लेंथ एंड विड्थ फाइंड आउट करनी है एक ट्राइंगल की, तो वो आपके पास क्या आती है इसकी कैलकुलेशन, वो आपके पास आती है fx1। अगर आप एक ट्राइंगल की बात करें तो वो आपके पास होती है डेल्टा x, क्योंकि हमने ये किया ना, इसकी विड्थ नीचे वाले जो उसकी बेस है वो हमने डेल्टा x1 लिखा और जो हाइट है उसे रिप्रेजेंट किया fx1 से। इसी तरह अगर यहाँ से a से b के दरमियान मैंने इसे n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो क्या किया, तो आपके पास n पार्ट, यानी कि ये सम करेंगे क्योंकि हमें इनका सम चाहिए, तो ये आपके पास n इक्वल पार्ट में होगा, xn लास्ट वाला पॉइंट डेल्टा xn, ये एरिया है। ठीक है, अब हम इसे ज़रा जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आपके पास क्या होगी, समीशन, हम इसे कोई नाम दे देते हैं, इंडेक्स i1 to n fxi डेल्टा xn। ठीक है, ये हमने नेम दे दी। अगर हम अब यहाँ से हम एक यहाँ रिमोट का कॉन्सेप्ट यूज़ करने लगे हैं, क्या यूज़ करने लगे हैं कि अगर हम n को लार्ज ले लें, जो आपके पास ये जो डेल्टा x होगा वो इनफिनिटेसिमल स्मॉल हो जाएगा, ये आपके पास उतना ही स्मॉल आता जाएगा। ठीक है, तो हमने इसकी n लार्ज ले लिया, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, जितने भी n इंक्रीज करते जाएंगे आपके पास जो उसका डेल्टा x होगा वो लेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। अब अगर आप इसमें से देख सकते हैं बाय डायग्राम भी, इसमें से और इसके पैचेस बनाते जाएं, n इंक्रीज करते जाएं, तो आपके पास जो नीचे वाली बेस होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, आप डायग्राम भी देख सकते हैं, अगर आप इसकी और पैचेस बनाते जाएं इस एरिया में, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं अगर हम इस एरिया में n इंक्रीज कर दें तो आपके पास ये जो इसकी बेस है वो कम होती जाएगी। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं i1 to n।
ये आपको याद करने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि किस तरह से इंटीग्रेशन डेवलप हुई डेल्टा एक्स। ये आपके पास सबसे पहले इंटीग्रेशन के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते थे, जिसे बाद में लिबनिज़, जिसे आप कैलकुलस का फाउंडर भी कहते हैं, उसने इसे क्या किया कि कोई भी कर्व है, नोटेशन में देखें, कोई भी कर्व है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है किसके करस्पॉन्डिंग ए टू बी। अच्छा, ये जो वाला सम था ना, इस सम का, उसने ना इस सम को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि एक्स को खींच दिया, जिससे वो इंटेग्रल साइन बन गया। और एरिया कहाँ से था, ए से बी के बिटवीन था, तो यहाँ पर इसकी लिमिट्स लगा दिए ए टू बी। और किसके रिस्पेक्ट आपके पास होगा इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम एक्स के अलोंग ले रहे हैं, इस वजह से जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई ये बन जाती है, तो वो जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ सारी आपके पास इस तरह से है कि जब आप इसे सॉल्व आउट करते हैं तो ये इस तरह से बनता है एफ बी माइनस एफ ए। अच्छा, जो ए एंड बी है ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स होते हैं। बी को हम अपर लिमिट्स कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं, और ए को हम लोअर लिमिट्स कहते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद उस पर जब लिमिट अप्लाई करते हैं वो इस तरह से टूल से आगे होती है। और ये जो एस है जिसे आप सम कह रहे हैं, ये सम किसके, इन तमाम ट्राइंगल्स का सम है, ठीक है, जिस तरह ये लिखा होता है। ये जो क्राइटेरिया ना, जो ये मैंने लिखा है, इससे हम रेमान से जिस इंटीग्रल बोलते हैं, तो ये उसका होता है। उस तरह से हमने सॉल्व आउट करते हैं इंटीग्रेशन है। इससे इस मेथड से करें, इस मेथड से करें, दोनों का आंसर सेम होता है, बस नोटेशन का थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर ये आपके पास इंटेग्रल साइन है, एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन है इंटीग्रेशन का, लेकिन आप इसे वो भी कह सकते हैं, इंटीग्रांड भी कह सकते हैं, वेरिएबल ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। इसकी तरफ आ जाए, इसे आप इंटीग्रांड भी कह सकते हैं और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, जिसके आपने ए एंड बी आपके पास मस्ट कांस्टेंट होंगे, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं होंगे। अच्छा, ये थी आपके पास डेफिनेशन, जिसे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। दूसरी आपके पास डेफिनेशन आती है इंडेफिनेट इंटीग्रल की। बाद में इसके एक पॉइंट है, इन दोनों का डिफरेंस आपने देखना है कि क्या है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आए आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रल की। इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, ये बेसिकली है what is the opposite of derivative, something called the indefinite integral, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें ये भी ले सकते हैं जो ऊपर यहाँ पर मेंशन हुई है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको वो मुश्किल लग रही है तो ये भी है, एक्चुअली ये इस तरह लिखा हुआ है, ये एक स्टेटमेंट ही है, यानी कि समझाएगा कि अगर आपके पास कोई के, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, डेरिवेटिव ठीक है। अब वो यही कह रहे हैं डेफिनेशन में, अगर आपसे कोई पूछे कि ये किसका डेरिवेटिव है, 2x, ठीक है, तो यही आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रल आता है। वही बात होगी जैसे ऊपर मेंशन था कि इंटीग्रल क्या होता है आपके पास, इंटीग्रेशन क्या होता है, फाइंडिंग, ठीक है, जिस तरह ऊपर आपने ये डेफिनेशन दी थी उस पर ही सपोर्ट कर रहा है ये। या तो आप वो कह लें इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या तो ये कह लें अगर आपसे कोई पूछे कि 2x किसका डेरिवेटिव है, तो आप कहते हैं कि x स्क्वायर है,
ठीक है, ये भी आपके पास इनवर्स फोर्स है, या तो ये डेफिनेट है। चलो इसे बहुत निचोड़े, आप इसकी तरफ आए इंडेफिनेट इंटीग्रल की तरफ। क्या होता है, अगर आप डेरिवेटिव में देखें कि dy बाई डी एक्स, अगर मैं इसी तरह कोई एक फॉर्मूला का फंक्शन ले रही जिसे मैंने डेरिवेटिव लिया एक्स स्क्वायर, इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो वो आपके पास 2x आता है। ठीक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ dy बाई डी एक्स का 2x प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें 1 ऐड कर दूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x आएगा, लेकिन 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह मैं dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस पाई का लूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका भी क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। इसके अलावा अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ से इसकी जनरलाइजेशन फॉर्म बनाना चाहूँ, कोई रिजल्ट बनाना चाहूँ, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर में कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेम ही रहेगा, 2x ही आएगा। ठीक है, ये था डेरिवेटिव की बात। अब मैं इंटीग्रेशन की तरफ हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसी चीज़ को। इंटीग्रेशन की तरफ थोड़ी सी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन में ये क्या है, 2x है। जिस तरह ऊपर डेफिनेशन में क्या है कि 2x किसका डेरिवेटिव है, ऑफ कोर्स ये आप कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का। आप ये भी कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब ये भी कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस पाई का। अब ये भी कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस 6 का। और इस वजह से अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करें 2x dx, तो ये आपके पास क्या आएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपके पास जो मेथड होता है, क्राइटेरिया होता है, ये आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है। अब बात रही सी की, इसमें सी क्यों आया, जिस तरह यहाँ पर मैंने किया कि अगर इसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दूँ, क्योंकि 2x आपके पास 1 का भी हो सकता है, पाई का भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट सी इस ये जनरलाइजेशन फॉर्मूले के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो इस ठीक है, तो इस वजह से यही कहा है कि अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसके साथ ऐसा तो कांस्टेंट होगा जिसका डेरिवेटिव 0 है। इस वजह से वो हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में सी लगाते हैं, क्योंकि ये विदाउट लिमिट होता है। दूसरा आपके पास ये जो डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें जो लिमिट आती है, ठीक है, जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो इस वजह से यहाँ से सी रिमूव हो जाता है। ठीक है, सी क्यों रिमूव होता है, वो इसी वजह से रिमूव होता है क्योंकि ये यूनिक नहीं होता है डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल आपके पास इसमें जो आपके पास कांस्टेंट होता है ना, वैनिश हो जाता है ये कांस्टेंट। जी, सी की बात करें, अपर एंड लोअर लिमिट की वजह से ना रिमूव हो जाता है। लेकिन विदाउट लिमिट के जो आपके पास इंटीग्रल की फॉर्म है वो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट इंटीग्रल आपके पास ये यूनिक नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी फंक्शंस का आपका डेरिवेटिव सेम आ रहा है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं नॉट यूनिक। इसके बाद लिमिट भी नहीं है, जिस वजह से हम सी ले रहे हैं, और सी की रीज़न बता दिया, ये वाली रीज़न है। ठीक है ना, 1 पाई कॉन्स्टेंट कुछ भी रख लें। तो इस वजह से जब भी हम इंडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली विदाउट लिमिट होता है। तो जो भी आपके पास विदाउट लिमिट इंटीग्रल हो, उसके आंसर के साथ आपने सी लगाना है। अब जिसमें लिमिट आ रही हो तो उसमें आपने सी नहीं लगाना, उसमें अपर एंड लोअर लिमिट का थोड़ा सा देखना। ठीक है, अगर इसकी नोटेशन की बात करें तो इसकी नोटेशन इस तरह सी है, ये आपके पास फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसको जब आप इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बस इसके आंसर में आपके पास सी आएगा। जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें आपके पास सी नहीं आएगा। ठीक है, और सी क्यों नहीं आएगा इसकी रीज़न भी दे दी है कि वेरिएबल के साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा जिसका डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है।
और जो आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है यही होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल। कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल है, रूल फॉर नेगेटिव सम एंड डिफरेंस रूल, वही है जो हम करते आ रहे हैं, जो लिमिट के भी किए हैं, डेरिवेटिव के भी किए हैं, अब इंटीग्रेशन आ गई है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल कि अगर आपके पास कांस्टेंट इंटीग्रल के इनसाइड है किसी फंक्शन के साथ, जिस तरह इस तरह है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इसे हम आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल लेंगे के, यानी कि कोई के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, वेयर के इज कांस्टेंट। अब के तो कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो फंक्शन के साथ इनसाइड इंटीग्रल से आउटसाइड लेंगे। रूल ऑफ नेगेटिव वो सिमिलर टू ये, अगर के की वैल्यू -1 आ गई, रूल ऑफ नेगेटिव यानी कि माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस तरह से हो, तो इसका मतलब यही है कि के यहाँ पर आपके पास क्या -1 है, तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं -5 ले जाएं और एफ ऑफ एक्स डी एक्स लें, ठीक है। इसके बाद आपके पास है सम एंड डिफरेंस रूल, ये मैं एक साथ लिख रही हूँ कि अगर आपके पास टू फंक्शन दी हुई है जिसे मैंने एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया है और प्लस हो, ठीक है, प्लस के साथ भी वही सीन होगा, माइनस के साथ भी वही सीन होगा, इसलिए प्लस माइनस एक साथ लिख दिया। टू फंक्शन है, अगर उसका सम करें या डिफरेंस करें, दोनों में से कोई भी हो, तो उसे क्या करेंगे, ये टर्म बाय टर्म इंटीग्रल होगा, इसकी इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म करेंगे। यानी टर्म बाय टर्म से क्या मुराद है, पहले एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इस तरह से ये हम टर्म बाय टर्म करेंगे। ये रूल्स से ये किसके रूल्स है, इंडेफिनेट इंटीग्रल के रूल्स, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल के बाद में देखेंगे, पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस कर लेते हैं। रूल डिस्कस कर लिए, इसके बाद इसका टेबल है। एक तरफ आप बना लें इंटीग्रल का, इंटीग्रल कौन सा है, इंडेफिनेट यानी कि विदाउट लिमिट्स, इसमें आपके पास लिमिट्स नहीं होंगे, तो इसका मतलब आंसर में आपके पास क्या आएगा, सी आएगा। और यहाँ पर आप टेबल बना लें डेरिवेटिव का, और डेरिवेटिव कौन सा, डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस, ठीक है, किसका, इंटीग्रल का। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट। अगर हम इंटीग्रेशन में पावर रूल की बात करें, इससे डिफरेंशिएशन में आपके पास था, इसी तरह इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास फंक्शन हो इस तरह से एक्स एंड डी ऑफ एक्स, तो पावर में हो अगर फंक्शन आपके पास, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन पावर में है तो आपने देखना होता है कि उसका डेरिवेटिव आगे है कि नहीं है, विदाउट पावर डेरिवेटिव देखना होता है। अब यहाँ पर देख लें कि एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या है, 1, तो इसमें इसका डेरिवेटिव 1 है आगे, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में हम ऐड करते हैं, जिस तरह डेरिवेटिव में पावर में सब्ट्रैक्शन होती है ना, इंटीग्रेशन में पावर में ऐड होता है। हम इसे किस तरह से लिखेंगे, एक्स एन प्लस 1, पावर में भी ऐड होगा, वही चीज़ हम डिनोमिनेटर में भी लिख देते हैं एन प्लस 1, और आंसर में इसके पास सी आएगा, क्योंकि लिमिट नहीं है तो इंडेफिनेट की वजह से सी आएगा। आप इसकी हल्की फुल्की से एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपने एक्स स्क्वायर
की इंटीग्रल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव 1 है, इट्स मीन्स है 1, कह लें 1 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप कह सकते हैं इसका डेरिवेटिव है। तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा बस 2+1। जो पावर में ऐड हुआ है वही डिनोमिनेटर में आता है 2+1। तो ये आपके प्लस सी एस आंसर के साथ ऐड होगा, तो ये आपके पास होगा x³ ओवर क्यूब। इस तरह से अगर आप इसकी डेरिवेटिव अब के बाद देखें, डेरिवेटिव देखना चाहें, अब रिवर्स प्रोसीजर करें। रिवर्स क्या, इसके आंसर को आपने लेकर चलना, इसके करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव के देखें, पैरेलल बात करनी है हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। अगर हम देख लें कि डेरिवेटिव वाकई यही आ रहा है, इसका डेरिवेटिव आ रहा है, आंसर होगा xn+1 ओवर n+1। आप इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये वाला फंक्शन होना चाहिए xn वाला, या आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास आंसर में ये चीज़ आनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि वाकई ये चीज़ फुलफिल हो रही है कि नहीं। ये आपके पास है। अच्छा, अब जब मैं डेरिवेटिव लेना है तो सी नहीं होना, ठीक है ना। ये सिर्फ इंटीग्रल में आएगा क्योंकि हमें पता है कि ये यूनिक नहीं है, इसमें इसके साथ इस तरह से भी तो हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, इसका डेरिवेटिव 0 है, इसीलिए इंटीग्रल में सी आएगा। लेकिन डेरिवेटिव लेते हुए हमने सी को इग्नोर करना है। अगर आप सी ले भी लें तो वो 0 ही हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लेना नहीं। इसका डेरिवेटिव लें तो पावर रूल लगेगा, n+1 नीचे उतार लेंगे और एक पावर से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, n+1 -1, और ये तो डिनोमिनेटर एज इट आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो n+1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट, तो आंसर आपके पास xn आ गया। ये फुलफिल हो गया कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास यही आंसर आता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये टेबल ये शो करवा है कि किस तरह इनवर्स प्रोसेस है इंटीग्रल डेरिवेटिव का। और सेकंड फंक्शन को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड फंक्शन आपके पास गिवन है, अगर आपके पास इस तरह से इंटीग्रल गिवन हो dx, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 है, 1 d ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगी, 1 किसका डेरिवेटिव है, 1 आपके पास डेरिवेटिव है x का, तो x+c लगा सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग आपने देखना है डेरिवेटिव, dy/dx, डेरिवेटिव यहाँ पर x का, तो वो आपके पास क्या आता है, 1 है। इसी तरह आप थर्ड एलिमेंट का भी देख सकते हैं, थर्ड फंक्शन का देखें डेरिवेटिव क्या होगा। हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आ रहे हैं, तो इस तरह से जितने भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इंटीग्रल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आ जाते हैं, वहाँ के थोड़े से फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास इंटीग्रल हो साइन kx dx का, इसका आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपके पास इक्वल होगा माइनस कॉस kx, और जो आपके पास एंगल है, एंगल का डेरिवेटिव आप लेंगे तो k है। डेरिवेटिव में चूँकि एंगल मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में मैंने कहा है कि जो डेरिवेटिव में चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी ना, इंटीग्रेशन में वो चीज़ डिवाइड में आएगी, तो ये आपके पास k आ जाएगा और प्लस c ऐड हो जाएगा। अगर आप डेरिवेटिव में देखें, इसी का डेरिवेटिव लें, माइनस कॉस kx ओवर k, और डेरिवेटिव लेना है आपने, dy/dx माइनस कॉस x ओवर k, इसका डेरिवेटिव लें तो कोस का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन आता है, एंगल का डेरिवेटिव k आएगा,
डिनोमिनेटर में पर ही के है, तो ये के से कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सीकेंड स्क्वायर एक्स डी है। आपने देखना कि सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, और सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, 10 का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह से इंटीग्रेशन हम सोल्व कर सकते हैं। अगर आप वेरीफाई करना चाहिए डेरिवेटिव किसका 10x का, तो 10x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, सेकंड स्क्वायर। तो वही फंक्शन आ गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेरिवेटिव देख सकते हैं कोड का क्या होगा। इसके बाद सेकंड एक्स 10x का भी देख सकते हैं। पहले आप देख लें डेरिवेटिव इंटीग्रल सेकंड स्क्वायर dx। अच्छा, सेकंड स्क्वायर एक्स dx किसका डेरिवेटिव है, कोड का डेरिवेटिव होता है माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स। क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है तो इसका मतलब क्या, माइनस कोड के साथ आ गया, माइनस कोड एक्स प्लस सी। इस तरह अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव माइनस कोड, डेरिवेटिव क्या है, कोड का डेरिवेटिव क्योंकि माइनस कोड सेकंड स्क्वायर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आपके पास आ जाएगा कोड सेकंड स्क्वायर। इसके बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी फंक्शन है उनका टेबल आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड 10x का भी देख सकते हैं, काफ़ी फंक्शन है टेबल में, वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि बस आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाती है। उसके बाद आपके पास एग्जांपल है राइटिंग दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कॉन्सेप्ट समझना है कि राइटिंग दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में पता है कि सी होता है, राइटिंग दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देखनी है ये क्या होती है। आपके पास क्वेश्चन गिवन है 5 secant x 10x dx। ये आपके पास फंक्शन गिवन है, आपने इसके इंटीग्रेशन देखनी है और इंटीग्रेशन में आपने राइटिंग दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी देखना है कि ये क्या बुलाए। तो ये आपके पास कांस्टेंट है और फंक्शन है, अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ अप्लाई हो रहा हो तो हम वो रूल अप्लाई कर सकते हैं। वाला कौन सा, वो ये वाला आपके पास रूल होता है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल, तो वो आपके पास इक्वल होता है के को आप आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल भी लेकर जा सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये वाला रूल अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट सेकंड एक्स 10x dx। आपको देखना है कि सेकंड एक्स 10x किसका डेरिवेटिव है, सेकंड एक्स 10x किसका डेरिवेटिव है ये देखिए। तो ये आपको पता है कि सेकंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर एंड 10x। तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं 5 सेकंड एक्स प्लस सी। आंसर के साथ सी लगाना होता है। अब 5 को होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 5 लिख देंगे, होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास होगा 5 सेकंड एक्स प्लस
5c। अब 5c आपके पास कोई भी कांस्टेंट है तो आप 5c को c प्राइम भी लिख सकते हैं और 5c को आप c भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपके पास मेथड है, जो हमने ये सब्स्टिट्यूशन की है, इसका मतलब होता है रिराइटिंग द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, 5 सेकेंड x प्लस c डैश भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास क्या टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इसका सॉल्व आउट करना। तो टर्म बाय टर्म वही है जिस तरह मैंने ऊपर आपको थोड़ा सा बता दिया था कि जब सम में आपके पास इस तरह से डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए तो हम किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं, टर्म बाय टर्म सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं टर्म बाय टर्म। ये आपके पास एग्जांपल गिवन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू, इसको टर्म बाय टर्म हम इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास होगा एक्स स्क्वायर dx माइनस 2x dx प्लस 5। इनको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास पावर रूल लग जाएगा। ये आपके पास आएगा 2 + 1, पावर में भी ऐड होगा और नीचे भी वैसे ही आ जाएगा जो पावर में होता है। 2 + 1 माइनस, ये आपके पास रूल यूज होगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई वाला, तो यही 2 बाहर आ जाएगा, x dx आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर भी रूल अप्लाई होगा, 1 5 बाहर आ जाएगा और ये 1 dx। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास होगा x³ / 2 माइनस 2 x² / 2 प्लस x। ये आपके पास जो मेथड होगा इसे हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है कि आंसर के बाद हम क्या ऐड करते हैं, c। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, c। आंसर निकालिए और एंड पे c ऐड, तो आपके पास हो जाएगा विदाउट लिमिट के टाइप इंटीग्रल। एग्जाम्पल है आपके पास इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रल आप फाइंड आउट करते हैं साइन स्क्वायर एक्स का भी एंड कॉस स्क्वायर एक्स का भी कर सकते हैं। तो हम इसके स्टेप देख लेंगे किस तरह से हो सकते हैं। पहले हम एक फंक्शन को डील कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को। अच्छा 5 भी होगा यहाँ पर, ये 5 भी होगा। हम इंटीग्रल ले लेते हैं। ठीक है, 2 फंक्शन गिवन है, आपके पास साइन स्क्वायर है और आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ से सबसे पहले हम साइन स्क्वायर को ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स dx। आपको पता है हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं सिंप्लीफाई के लिए, क्योंकि अगर हम इसमें वो पावर भी यूज़ करें तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होगा। ठीक है, अपनी आसानी के लिए हम इसको ज़रा सी इजी फॉर्म बनाने के लिए आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, इसका सहारा ले लेंगे। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल होता है 1 माइनस cos 2x ओवर 2, इसके इक्वल होता है। अब यही हम वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। वन माइनस
cos 2x over 2 dx। 1/2 को बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से फॉर्म है ना, 2 1/2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 माइनस cos 2x के साथ dx। एक्चुअली में ये फॉर्म इस तरह से। अब ये आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है, हम यहाँ पर वो लगाएंगे जो कि आपके पास गिवन है। 1/2 आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल कर लेंगे और 1 माइनस cos 2x dx 1/2। आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन आप क्या होती है, वो आपके पास होती है x माइनस और cos 2x की इंटीग्रेशन करनी है। cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन के साथ हमेशा माइनस आता है, लेकिन जब आप cos की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो पॉजिटिव ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो ये आपके पास आएगा साइन 2x और एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो जो कि होता है 2, लेकिन ये इंटीग्रल है तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और ये आपके पास आ गया, क्योंकि ये फुल सॉल्व हो गया तो आप सी लिख देंगे। अच्छा 1/2 सी को भी अगर आप सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ एक डायरेक्ट स्टेप किया है, वो आपको सी ऊपर वाला जो रूल यूज कर लिया डायरेक्ट किया, रीराइटिंग द कांस्टेंट मैंने सी लगा दिया, ठीक है, क्योंकि हम 1/2 सी को भी सी लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सेपरेट करके सी लिख दिया, ठीक है, डायरेक्ट स्टेप कर दिया। अच्छा यहाँ पर आपके पास ये मल्टीप्लाई अब हो सकते हैं 1/2 x माइनस 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन 2x ओवर 4 प्लस सी। यही आपके पास इसकी इंटीग्रेशन है। सेकंड फंक्शन आपके पास गिवन था साइन स्क्वायर का। cos स्क्वायर x लेंगे d ऑफ x। अब यहाँ पर हमने cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन देखनी कैसे होगी, यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, हमने एक आइडेंटिटी की है साइन की, तो आपके पास ये होगी जब हम cos की करेंगे cos स्क्वायर x की, तो वो आपके पास होगी गिवन 1 प्लस cos 2x ओवर 2 और cos में आपके पास 1 आता है। cos की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और ये सारे स्टेप यही हैं। वन प्लस cos 2x ओवर 2, इसे आप 1/2 कर लेंगे और इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, तो यही स्टेप ये आपके पास आ जाएगा 2x, लेकिन यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ऊपर वाले में माइनस था, और हमें पता है cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होती है, वो होती है आपके पास साइन 2x ओवर 4 प्लस सी। यही सारे स्टेप है, वो मैंने रिपीट नहीं की, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब इसके क्वेश्चन है आपने करने हैं 1 to 32। ये 4.1 है, यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच फंक्शन, और एंटी डेरिवेटिव भी तो फाइंड करना है, इसमें ना आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा आपने इसको वेरीफाई भी करना, चेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएशन।
इसका मतलब वही है जो मैंने हम लोगों ने टेबल बनाया था, डिस्कस किया था। एक साइड का इंटीग्रल डिफाइन था, दूसरे में हमने उसका रिवर्स प्रोसीजर भी देखा था।